दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के फर्स्ट टॉपिक डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर अलग अलग प्रकार से होता है, डिफरेंट टाइप से होता है। तो इस डिफरेंस को समझने के लिए हमने सबसे पहले प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, दोनों के स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों सेल ब्रॉडली दो टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, ये जो प्रो टर्म है ये प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स को डिनोट करती है, और कैरियोटिक से कैरियन वर्ड निकल के आता है जिसकी मीनिंग होती है न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स हैं जो पूरा मोनेरा किंगडम, जिसमें बैक्टीरिया भी आ जाते हैं। दो टाइप के बैक्टीरिया आते हैं, आर्किबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। ये इतना हमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। यूकैरियोटिक की बात करें तो यूकैरियोटिक के अंदर दिस यू, इसका मीनिंग होता है ट्रू। जो यू डिनोट करता है वो ट्रू को डिनोट करता है, और कैरियन शब्द वापस निकल के आता है जैसे न्यूक्लियस, यानी कि ट्रू न्यूक्लियस जो प्रेजेंट होता है वो यूकैरियोटिक सेल्स में होता है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, ये आपको याद रखना है। ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच, मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो होती है इसके अंदर दो चैम्बर होते हैं, एक तो न्यूक्लियस, एक साइटोप्लाज्म। इसके अंदर सिर्फ सिंगल चैम्बर होता है, साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होती हैं वो आउटरली एक रिजिड वॉल से कवर्ड होती हैं जिसे सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल वॉल। सेल वॉल के जस्ट बिहाइंड सेल मेम्ब्रेन होती है। उस मेम्ब्रेन के कुछ फोल्ड बन जाते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे। सपोज ये मेम्ब्रेन चल रही है, यहाँ पर्टिकुलर कुछ फोल्ड्स बन जाएंगे। इन फोल्ड्स पे कुछ एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम और ये पूरा फोल्ड माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है। जैसा कि यूकैरियोट में एक सेल्यूलर ऑर्गेनेल होता है माइटोकॉन्ड्रिया, वैसे ही प्रोकैरियोट के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करता है, इसलिए इसे मीजोसोम बोलते हैं। ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन का जो कोइलिंग हो गई, उस पर कुछ एंजाइम्स हैं जो सेल की एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ये मीजोसोम। यूकैरियोटिक सेल्स, यूकैरियोटिक सेल्स जो डिवाइड होती हैं वो सेल डिवीजन होते हैं। इसमें माइटोसिस, मियोसिस, डिफरेंट टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। इसके अंदर इस प्रकार का कोई सेल डिवीजन नहीं होता, इसमें फिजन होते हैं, कॉन्जुगेशन हो जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का ट्रू सेल डिवीजन इसमें नहीं पाया जाता। तो दोस्तों प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक में मेन डिफरेंस है मेम्ब्रेन बाउंड सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल चैम्बर्ड होती है, यूकैरियोटिक सेल डबल चैम्बर्ड होती है। डबल चैम्बर्ड इसलिए होती है क्योंकि जो न्यूक्लियस होता है वो कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू, डबल वॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद नेक्स्ट चैम्बर आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स होते हैं यूकैरियोटिक के, जबकि प्रोकैरियोटिक के अंदर सारे सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, इवन क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल जिसे आप कहते हैं, वो सिर्फ एक ही चैम्बर में प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। तो दोस्तों ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको रेप्लिकेशन समझने में थोड़ी आसानी हो। और अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन की। दोस्तों वैसे तो रेप्लिकेशन के बारे में आपको
विकिपीडिया पे, आपकी बुक्स में, सब जगह बहुत कुछ मिल जाएगा पढ़ने के लिए, लेकिन कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को अगर हाथ में ले लेते हैं तो हमें याद रखने में भी आसानी होती है। तो दोस्तों, एप्लीकेशन की बात करें उससे पहले हमें सेंट्रल डोगमा समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज सेंट्रल डोगमा? सेंट्रल डोगमा क्या है? सेंट्रल डोगमा एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे, क्रिक, उन्होंने इसके बारे में बताया था। सेंट्रल डोगमा होता है डीएनए से डीएनए का बनना। डीएनए कॉपीज इटसेल्फ टू प्रोड्यूस आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स is called DNA replication. This is called DNA replication. DNA copies itself to produce identical daughter DNA molecule is known as DNA replication. DNA से DNA का निर्माण DNA replication कहलाता है। DNA से आरएनए का बनना, डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्ट हो जाता है। और आरएनए से प्रोटीन का बनना, वो क्या कहलाता है? ट्रांसलेशन। आरएनए से डीएनए भी बनता है। आरएनए से डीएनए भी बनता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे वायरसेस हैं जैसे एचआईवी वायरस है, रेट्रो वायरसेस हैं, ये आरएनए से डीएनए भी बनाते हैं। होस्ट मशीनरी को यूज करके आरएनए से डीएनए भी बनाते हैं। ये डीएनए से जो डीएनए बनता है, ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एस फेज में बनता है। इसमें बनता है एस फेज में। याद रखने वाली बात है, डीएनए से डीएनए एस फेज में बनता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। न्यूक्लियस में डबल कॉपी बना ली जाती है डीएनए की, उसके बाद आगे एक्चुअल सेल डिवीजन स्टार्ट होता है। एस फेज में डीएनए की डबल कॉपी बन जाती है। फिर डीएनए से आरएनए बनाया जाता है। इस आरएनए को साइटोप्लाज्म में भेजा जाता है। वहाँ राइबोसोम से प्रोटीन बनाई जाती है, क्योंकि जो आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन है, डीएनए ने जो इंफॉर्मेशन आरएनए को दी है, डीएनए का होता है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए ने जो इंफॉर्मेशन आरएनए को दी है, और आरएनए इन इंफॉर्मेशन को जेनेटिक कोड की फॉर्म में, आरएनए न्यूक्लियस में डीएनए से इंफॉर्मेशन को जेनेटिक कोड की फॉर्म में राइबोसोम पे ले जाता है, और वहां पे इसकी इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट किया जाता है और प्रोटीन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? प्रोटीन बनाई जाती है। तो दोस्तों, फिर ये प्रोटीन क्या काम करती है? आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। ये दिमाग में बिठा लें अपने, सभी एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं। और एंजाइम ही शरीर की जैविक क्रियाओं का मूल आधार है। जितनी भी मेटाबॉलिज्म होती है उसमें सारे एंजाइम काम करते हैं। तो कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होनी है, कौन सी नहीं होनी है, उसके लिए एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है। और एंजाइम इटसेल्फ, द केमिकल कंपोजिशन जो होता है एंजाइम का, इट इज ऑफ प्रोटीन। जो जेनेटिक कोड के अंदर इंफॉर्मेशन थी
उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया, और एंजाइम खुद प्रोटीन के बने होते हैं। तो ये ही इंफॉर्मेशन होती है, जो एंजाइम होते हैं वो ही डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, पूरी बॉडी को चलाती है। तो दोस्तों फिर समझ लें ये चीज, डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए की फॉर्म में सेंड करता है। किसकी फॉर्म में? ट्रांसफर्ड आरएनए। ट्रांसफर कर रहा है इंफॉर्मेशन, तो ट्रांसफर्ड आरएनए। अब ये जो ट्रांसफर्ड आरएनए है, ये राइबोसोम पे जाके प्रोटीन बनवाता है। और ये जो प्रोटीन है, ये आपको पता ही आगे फिर क्या काम करती है। अब दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं, कैसे एक डीएनए से डीएनए बनता है। इस वीडियो में हम इतना ही सीखेंगे। इस वीडियो में हम डीएनए से डीएनए का बनना। दोस्तों जो डीएनए रेप्लिकेशन है, इसको अच्छे से दिमाग में कंसेप्ट इसका डालने के लिए आपको इस प्रोसेस में जितने भी एंजाइम काम में आते हैं, प्रोटीन्स काम में आती हैं, उनको अच्छे से कैच करना है। प्रोसेस समझने के लिए पहले इन एंजाइम्स की स्टडी आपको करनी पड़ेगी। पहला पॉइंट तो क्या है दोस्तों? एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। जो इस प्रोसेस में ये एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स कौन कौन से काम आ रहे हैं मेन, और उनका क्या फंक्शन है, अगर ये आप समझ लेते हैं तो आप जीवन में कभी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं भूलेंगे। एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। दूसरा, जो स्ट्रक्चर है, रेप्लिकेशन फॉर्क की। दोस्तों रेप्लिकेशन फॉर्क हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। इसकी स्ट्रक्चर आपके दिमाग में है, और इन एंजाइम्स का और प्रोटीन्स का फंक्शन अगर आपको याद है तो आप जीवन में कभी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं भूलेंगे। ये मेरा चैलेंज है। तो दोस्तों हम बात करते हैं एंजाइम्स की एंड प्रोटीन्स की। तो दोस्तों कितने टाइप के एंजाइम और प्रोटीन काम में आते हैं ये हम देखेंगे। दोस्तों एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं, लेकिन प्रोटीन एंजाइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ध्यान रखना। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। प्रोटीन एंजाइम हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि जो प्रोटीन कैटलिस्ट की फॉर्म में काम आती है वो एंजाइम होती है, और जो प्रोटीन इटसेल्फ इसका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, कोई कैटलिस्ट की तरह काम में नहीं आती, वो प्रोटीन होती है। इसलिए मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है, आप कंफ्यूज ना हो। बात करते हैं एंजाइम्स और प्रोटीन्स की, जिसमें सबसे पहली बात आती है एक स्पेसिफिक प्रोटीन होती है जो इनिशिएट करती है रेप्लिकेशन को। One of the specific protein, that is DNA capital A, which is the main protein to initiate the DNA replication. You remember it? Second, जो डीएनए की कोइलिंग होती है, जब हम डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं या डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में हम नॉलेज देखते हैं, तो सबसे पहले हमें ये देखना, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जो कोइलिंग है पूरी रस्सी की तरह, वो कैसे खुलेगी, कैसे वो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग होंगे। तो उनको अलग करने के लिए, उन हेलिक्स दोनों को अलग करने के लिए एक एंजाइम होता है डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज ये प्रोटीन है, स्पेसिफिक प्रोटीन। डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है? ओपन द स्ट्रैंड्स। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसको ओपन करता है।
उसके अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तीसरा आरएनए प्राइमर, इसको एंजाइम्स और प्रोटीन्स में इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो प्राइमर है ये प्राइमेज एंजाइम के साथ स्ट्रक्चर बना के काम करता है, इसलिए यू रिमेंबर इट, आरएनए प्राइमर। उसके बाद बात करते हैं हम डीएनए पॉलीमरेज। दोस्तों एज द नेम इंडिकेट्स पॉलीमरेज, ये क्या करता है, इट पॉलीमराइजेज द न्यूक्लियोटाइड्स। डीएनए पॉलीमराइजेज द न्यूक्लियोटाइड्स एंड इन्वॉल्व इन द लेंथनिंग प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन। ये डीएनए पॉलीमरेज होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। इट इज द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पे निर्भर डीएनए पॉलीमरेज, इट इज अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये 3 टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तीनों के अलग अलग रोल है। बेसिकली जो रोल होता है वो टाइप थर्ड का होता है। बेसिकली जो रोल होता है वो टाइप थर्ड का बेसिकली रोल होता है, डीएनए पॉलीमरेज। उसके बाद हम बात करते हैं एसएसबी प्रोटीन्स। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। दोस्तों क्या होता है कि जब स्ट्रैंड्स, जैसे 2 स्ट्रैंड है डीएनए के, दोनों अलग होके सेमी कंजर्वेटिव मेथड से इनका रेप्लिकेशन होता है, तो एक टेम्पलेट के ऊपर दूसरा टेम्पलेट जब बन रहा होता है, जब बनता बनता पीछे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड जो रहता है पीछे जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, रेप्लिकेशन बबल के बिहाइंड वो कोइल होता जाता है। तो उस कोइलिंग को रोकने के लिए ये एसएसबी प्रोटीन्स काम में आती है। आगे हम पढ़ेंगे। तो जो एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स में अगला पार्ट है डीएनए टोपोआइसोमरेज। डीएनए टोपोआइसोमरेज, डीएनए टोपोआइसोमरेज भी 2 टाइप का होता है, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। टाइप फर्स्ट जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड से बाइंड होता है, टाइप सेकंड डबल स्ट्रैंड से बाइंड होता है। डीएनए टोपोआइसोमरेज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मेडिसिन्स होती हैं, जो मेडिसिन्स हम इन्फेक्शियस डिजीजेस में देते हैं, उसमें से बहुत सी मेडिसिन्स इस टोपोआइसोमरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे आगे सेल डिवीजन रुक जाता है इन्फेक्शियस एजेंट का। जब इन्फेक्शियस एजेंट का सेल डिवीजन या फिजन या कॉन्जुगेशन व्हाटएवर रुक जाएगा, मल्टीप्लिकेशन रुक जाएगा, तो इन्फेक्शियस डिजीज कंट्रोल हो जाती है। इसीलिए इस एंजाइम का बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये एंजाइम क्या करता है, दिस एंजाइम inhibits the recoiling of the DNA. This enzyme inhibits the recoiling of the DNA. When any drug inhibits that enzyme, which lead to destruction of the cell by the inhibition of division or replication of the DNA. So, हमने क्या क्या पढ़ा? DNA कैपिटल A प्रोटीन, उसके बाद हमने पढ़ा आरएनए प्राइमर, हेलिकेज, एसएसबी प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेजेस और डीएनए टोपोआइसोमरेज। तो ये तो है एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं रेप्लिकेशन फोर्क की। इसकी बात करते हैं दोस्तों, अब बात करते हैं रेप्लिकेशन फोर्क की। दोस्तों देखो, सपोज करो
अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर क्या होता है, ओरिजिन जो होता है, द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये एक पॉइंट होता है, ये सिंगल पॉइंट होता है प्रोकैरियोट के अंदर, जबकि यूकैरियोट में मल्टीपल पॉइंट होते हैं। ओआरआई, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के मल्टीपल पॉइंट होते हैं, बहुत जगह से स्टार्ट होता है रेप्लिकेशन यूकैरियोट में। प्रोकैरियोट में सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है। तो हम अभी प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन पढ़ रहे हैं, तो इसमें सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, जहाँ पे एक रेप्लिकेशन बबल फॉर्म होता है, एक बबल का फॉर्मेशन होता है, और वहाँ पे डीएनए कैपिटल ए प्रोटीन आके ये रिकॉग्नाइज करती है कि यहीं से ही डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो जो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, ये सिंगल पॉइंट होता है प्रोकैरियोट में। क्यों होता है? क्योंकि जो लेंथ होती है क्रोमेटिन मटेरियल की, जो डीएनए की लेंथ होती है प्रोकैरियोट के अंदर, वो यूकैरियोट के कंपैरिजन में कम होती है। यूकैरियोट में जो लेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा लेंथ में कई ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन या कई बबल्स बनाने पड़ते हैं। यहाँ पर सिंगल ओरिजिन ऑफ एप्लीकेशन से ही एप्लीकेशन स्टार्ट होता है और एंड तक उसी से होता है। दो साइंटिस्ट थे, एम मेसेल्सन और एफ स्टाल। इन्होंने 1958 में ये प्रूव कर दिया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेशन करता है। सेमी कंजर्वेटिव मेथड का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूँ। सेमी कंजर्वेटिव मेथड, दो साइंटिस्ट थे, आपको पता है मैंने, मेसेल्सन एंड स्टाल। इन्होंने 1958 के अंदर ये प्रूव कर दिया था कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मेथड से रेप्लिकेट होता है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वाटसन एंड क्रिक का मॉडल डबल स्ट्रैंडेड, इसके अंदर दो स्ट्रैंड है। इसे हम पेरेंट डीएनए भी बोल सकते हैं। इसका एक स्ट्रैंड मैं इधर निकाल देता हूँ, एक स्ट्रैंड में एक और इधर निकाल देता हूँ, ये दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स हैं। ये सेमी कंजर्वेटिव टेक्निक है। इसमें आप देखेंगे कि जो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है, जो कॉपी हुए हैं डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल, उनके अंदर 50% जो पोर्शन है वो पेरेंट्स का है। पेरेंटल डीएनए का 50% पोर्शन है, 50% न्यू पोर्शन है दोनों के अंदर। तो जो डॉटर सेल्स होती हैं उनके अंदर 50% जो पोर्शन होता है वो पेरेंट्स का होता है, 50% पोर्शन होता है वो किसका होता है, न्यू पोर्शन होता है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, पूरा स्ट्रैंड नया होता है। तो अब बात करते हैं हम दोस्तों, अब बात करते हैं रेप्लिकेशन फोर्क कैसे बनता है और रेप्लिकेशन कैसे स्टार्ट होता है। देखो, ये है नेटिव डीएनए। नेटिव डीएनए मतलब पेरेंटल डीएनए। सपोज यहाँ से हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, सेल को यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है, तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन आगे ऐड हो जाती है जिसे बोलते हैं डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन, ये प्रोटीन ये रिकॉग्नाइज करती है कि यहीं से ही हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। अगर ये प्रोटीन यहीं, तो रेप्लिकेशन स्टार्ट नहीं होगा। ये प्रोटीन यहाँ आके रिकॉग्नाइज करती है कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट करना है। फिर यहाँ पे रेप्लिकेशन बबल क्रिएट होता है। ये अगर यहाँ हम इसका नाम करते हैं तो 3 5 प्राइम, इसके अपोजिट 5 प्राइम 3 प्राइम। दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि डीएनए रेप्लिकेशन जो स्टार्ट होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। दोनों की दोनों डीएनए पेरेंटल डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड्स पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। तो अगर हम बात करें, ये
5 प्राइम है, ये यहाँ से ये 5 प्राइम डायरेक्शन है, क्योंकि यहाँ 3 है तो इसके कॉम्प्लीमेंट अपोजिट में 5 आ जाएगा। यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में ये रेप्लिकेशन बबल्स के अंदर स्टार्ट होता है। और आफ्टरवर्ड्स यहाँ पे एक रेप्लिकेशन, अगर मैं इसको डिटेल जूम करके देखूँ तो रेप्लिकेशन फोर्क यहाँ बनता है एक। तो दोस्तों ये रेप्लिकेशन फोर्क है, इसका एक स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम और इधर 3 प्राइम से 5 प्राइम, दोनों पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। मैंने आपको बताया था डीएनए रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में स्टार्ट होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे इस डीएनए स्ट्रैंड को सुलझाने के लिए यहाँ पे जो मॉलिक्यूल और एंजाइम आता है, आफ्टर रिकॉग्नाइजेशन ऑफ द रेप्लिकेशन बबल, यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा, ये कौन करता है, डीएनए कैपिटल ए प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे एक एंजाइम इसको सुलझाने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं डीएनए हेलिकेज, क्योंकि ये हेलिक्स को खोलता जाता है। तो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे आरएनए प्राइमर, मैंने आपको बताया था पहले, ये क्या है, आरएनए प्राइमर। पाँच से 50 न्यूक्लियोटाइड्स का एक आरएनए प्राइमर, लगभग अलग अलग सेल्स में डिफरेंट हो जाता है स्पीसीज के अकॉर्डिंग। 5 से 50 न्यूक्लियोटाइड्स का आरएनए प्राइमर आता है यहाँ पे, और यहाँ से ये इनिशिएट करता है 5 प्राइम डायरेक्शन हो गई, और ये 3 प्राइम की ओर बढ़ता है ये, और इसको आगे बढ़ाने में जो मदद करता है वो मैंने आपको पहले बताया था, कौन करता है, क्योंकि पॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ आप देखो कि पॉलीमराइजेशन हो रहा है, तो ये जो पॉलीमराइजेशन होता है ये डीएनए पॉलीमरेज करता है। थर्ड, मैंने आपको बताया था मेन डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होता है जो ये काम करता है। दोनों स्ट्रैंड्स में ये कंडीशन होती है, लेकिन अब बात करें तो यहां से यहां कैसे स्टार्ट होगा, यहां पे वही वापस आरएनए प्राइमर आता है, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे इंटरमिटेंट स्ट्रैंड बन रहा है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी आ रही है, क्योंकि ये आपको बताया था 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन की ओर ही जाएगा। तो यहाँ पे जो डिसकंटिन्यूटी है इसको दूर करता है डीएनए गाइरेज, सॉरी डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज। जो लाइगेज एंजाइम होते हैं ये मॉलिक्यूलर गम के नाम से जाने जाते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज मॉलिक्यूलर गम्स, और ये इस स्ट्रैंड्स को चिपकाते हुए चलते हैं, तो ये पूरे स्ट्रैंड चिपक जाता है पूरा पूरा, और इधर ही कंटिन्यूस चल ही रहा है। अब ये उलझे नहीं, इसलिए यहाँ पे होती हैं एसएसबी प्रोटीन्स। क्या होती हैं, एसएसबी प्रोटीन्स। ये एसएसबी प्रोटीन्स इन स्ट्रैंड्स को उलझने से बचाती हैं, और इसके बाद जैसे ये बनता जाएगा आगे आगे, और पीछे की तरफ टॉप डीएनए टॉपोइसोमरेज इसको ओवर कोइलिंग होने से रोकता है। ये हमने बात की रेप्लिकेशन फोर्क की, किसकी बात की, रेप्लिकेशन। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक नेटिव डीएनए है, पूरा की पूरा ही पेरेंटल डीएनए। यहाँ पे ये डीएनए ए प्रोटीन आगे बाइंड होती है, इसके बाद ये बबल क्रिएट होता है, यहाँ पे ये प्रोटीन ये डिनोट करवा जाती है कि यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। उसके बाद इस बबल पे आप देखेंगे कि 2 स्ट्रैंड हैं जहाँ पर कंटिन्यू रेप्लिकेशन होता है,
ये आप देखेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर बढ़ रहा है, ये लीडिंग स्ट्रैंड होता है। और ये दूसरा जहाँ डिसकंटिन्यूस बन रहे हैं ये लैगिंग स्ट्रैंड्स होते हैं। और हमेशा ध्यान रखना जो ये डिसकंटिन्यूस हैं, आप देखेंगे डिसकंटिन्यूस हैं, ये डिसकंटिन्यूस फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। ध्यान रखें, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं और कौन से पेरेंटल स्ट्रैंड पे बनते हैं। तो ये टेम्पलेट जो होता है जिस पे बनते हैं उसे बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग पे कंटिन्यू रहता है हमेशा। उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क आ जाता है ये। तो जो रेप्लिकेशन फोर्क पे इस पे आप देखेंगे कि दो स्ट्रैंड है, एक 5 प्राइम से 3 प्राइम 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, एक 3 प्राइम से 5 प्राइम डायरेक्शन। तो मैंने बताया था आपको कि हमेशा रेप्लिकेशन 5 से 3 प्राइम चलेगा। आप दोनों तरफ देख लें, यहाँ भी देख लें और यहाँ भी देख लें, दोनों तरफ 5 प्राइम से 3 प्राइम ही रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया, सबसे पहले हेलिकेस आता है, हेलिकेस इसको सुलझाता जाता है। उसके बाद आरएनए प्राइमर आता है, वो अपनी क्रिया से, अपनी एक्टिविटी से आगे बढ़वाता है इसको स्ट्रैंड को, और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड इसको हेल्प करता है। उसके बाद ये एसएसवी प्रोटीन्स होती हैं, ये हेल्प करती हैं कि ये कोइलिंग ना हो इसकी, ये जुड़े ना दोनों स्ट्रैंड आपस में। और उसके बाद यहाँ डिसकंटिन्यू ये स्ट्रैंड बनते जाते हैं, और यहाँ पर दोनों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम आता है। तो दोस्तों याद रखें, लैगिंग स्ट्रैंड पर ही ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनते हैं, और ओकाजाकी फ्रेगमेंट एक डिसकंटिन्यू फ्रेगमेंट्स होते हैं। तो दोस्तों ये था डीएनए रेप्लिकेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हम आगे और भी टॉपिक्स पर वीडियो बनाएंगे। धन्यवाद। तो दोस्तों आज परशुराम जयंती पर सभी को बधाइयाँ, और जल्द से जल्द कोरोना बीमारी ख़त्म हो ऐसी हम आशा करते हैं, और भगवान सब पर इस कोरोना महामारी के संकट में कृपा बनाए रखें। धन्यवाद।